जय श्री माता जी। आज हम लोग नेशनल स्कूल प्रोपोगेशन टीम की तरफ से ये एक डेमो आपके सामने दे रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब वक्ता को तैयारी करनी होती है तो किन मूलभूत चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपने आप को तैयार करना है, सेशन को कैसे तैयार करना है और उसे डिलीवर कैसे तैयार करना है, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हम एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमें गाइड बुक का यूज करके, मान लीजिए सेशन फर्स्ट है, प्रस्तावना का जो सेशन है, उसमें यदि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है तो कुछ मूलभूत चीजों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे अभी कुछ प्रश्न आप लोगों की तरफ से आए थे कि ये जो लिखा हुआ है भाषा थोड़ी क्लिष्ट है या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया। तो सबसे पहली और मूलभूत चीज है कि हमें विषय समझ में आना चाहिए। अब आपको क्यों लगता है कि बच्चों का प्रोग्राम आपके लिए आसान है? क्योंकि आपको विषय समझ में आ गया है। बच्चों की कैपेसिटी कितनी है, उनको कितना बताना है, उनकी एज के हिसाब से बताना है, ये विषय चूंकि बेसिकली आपके समझ में आ गया है, इसलिए आपको वो आसान लग रहा है। सेम जो शिक्षकों के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है वो भी उसी तरीके से है। प्रस्तावना का या प्रास्ताविक जो कार्यक्रम है उसको आप सिलसिलेवार यदि देखते हैं कि पहले हमने शिक्षकों के जीवन में, अभी आधुनिक जो टेक्निक आ रही है, टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसके कारण शिक्षकों के जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में बातचीत करी। फिर सरकारी पॉलिसीज के कारण टीचर्स के लाइफस्टाइल में जो चीजें आ रही है उसके ऊपर हमने बातचीत करी। फिर शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन पर हम आए। फिर वहां से हमने कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों पर उन्हें मोड़ा कि कुछ लोग तो इतिहास में इस तरीके से हो गए कि जो पूरे समाज के ऊपर उनकी आज तक छाप पड़ी हुई है। फिर वहां से हमने उन्हें मोड़ा सहयोग की तरफ कि आप लोग जानते हैं कि कैसे ये ऐतिहासिक लोग ये सब कर पाए, तो हमने उन्हें आंतरिक चेतना से जोड़ दिया। इस कॉन्सेप्ट का जो बेस है, ये बेस यदि आपको समझ में आ जाएगा तो शब्दों का ताना बाना उसके आजू बाजू में बुनने के लिए आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इन सारी चीजों के कारण उनके ऊपर स्ट्रेस आता है। तो आप लोगों में से किसी को भी यदि सब्जेक्ट मैटर को लेकर के कुछ डाउट है तो आप बेझिझक होकर के पहले सब्जेक्ट को समझ लीजिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, सब्जेक्ट को समझने के बाद में उस सब्जेक्ट को अपने अंदर उतारना, उसको समझना, उसको अपने अंदर उतार लेना। कैसे पॉसिबल होगा? आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो फिर आप लोगों में से यदि कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप देखिए कि गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कुछ डिसीजंस आ रहे हैं क्या। जैसे अभी गवर्नमेंट ने कल डिक्लेयर किया कि कौन सा वायरस है, कोरोना के कारण सारी स्कूल्स बंद हो जाएगी। तो ये ऑर्डर कौन सी मिनिस्ट्री से आया हुआ है, वहां से कौन से ऑफिसर के पास में आया है और कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो अपनी एक लाइन के पत्र के कारण पूरी नागपुर की स्कूल्स को कंट्रोल करता है। ये चीजें आप ऑब्जेक्टिवली समझ पाएंगे। मैंने एज अ सहयोगी और एज अ वॉलंटियर ऑफ द टीम आपको अपने आंख खुले रखने हैं, कान खुले रखने हैं और अपने लिए मटेरियल इर्द गिर्द ढूंढते रहना है। तो जैसे अभी आप बोल सकते हैं कि अभी आप जैसे स्कूल में जाएंगे और टीचर्स के से बात करेंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कोरोना वायरस का अफवाह बाहर आया तो इतने सारे बच्चों को साथ में संभालने वाले टीचर्स को कितना स्ट्रेस होगा कि इतने घरों से आने वाले बच्चे पता नहीं अपने घर से क्या क्या लेके आएंगे और उनको संभालने वाला तो एक ही टीचर है। ही डजंट केयर फॉर हिज ओन हेल्थ। वो तो बोलता है कि मेरे को कोरोना हो जाए या कुछ और हो जाए, पर ये सारे 40 बच्चे मेरे हैं। तो शिक्षकों में ये कैपेसिटी होती है कि वो माता पिता के बाद में और कोई तो शिक्षक, ये आप एग्जाम्पल उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि जैसे काकू ने बताया था कि पुस्तक की भाषा काफी क्लिष्ट है और बाद में दीदी ने उसका सोल्यूशन बताया था कि ये सिर्फ गाइड है, ये मंत्रों की किताब नहीं है। मंत्र तो हमें जैसे कि वैसे बोलने पड़ते हैं, मंत्र में हम गलत नहीं कर सकते, पर ये गाइड बुक है, ये मंत्र बुक नहीं है। माने इसमें जो दिया हुआ है हमें वही बोलना है ऐसा नहीं है। हम उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसलिए हम अपना डिस्क्रिप्शन इसमें यूज कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं उन शब्दों को प्रोनाउंस करना। उसमें लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिलैक और सिलियक प्लेक्सस, पेल्विक प्लेक्सस, ये जो शब्द दिए हैं इन शब्दों को जैसे के वैसा ही बोलना है। आप इसमें कोई बदलाव अपने तौर पर नहीं कर सकते, इनको आपको जैसे के वैसे ही बोलना है। अब मुश्किल हो जाती कि यदि हमें आदत नहीं है इन शब्दों को बोलने की तो कैसे किया जाए? बड़ा आसान है, आप उन शब्दों को 10 बार 20 बार लिख कर निकालिए।
एक कागज पर लिखकर निकालिए। आप अपनी रफ नोटबुक बना लीजिए, 10 बार आप उस शब्द को लिखकर निकालिए। आपके ब्रेन में जब वो शब्द फिट हो जाएगा, लिखते वक्त यदि आपने उसको सीधा लिखा तो बोलते वक्त आप उसको आसानी से बोल पाएंगे। इसलिए बच्चों को पहले किताब में लिखना सिखाते हैं। बोलना भले ही वो थोड़ा बाद में सीखे, और उन्हें किताब में लिखना सिखाते हैं। तो आपके सब्जेक्ट में से जो चीजें आप नहीं बोल पा रहे, या जो वर्ड्स आपको सूझते ही नहीं है, उन वर्ड्स को आप लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको आदत पड़ जाएगी, आपके ब्रेन को रादर आदत पड़ जाएगी हाँ इन चीजों को बताने की। प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस, इन चीजों को बोलने का भी प्रयास करिए। हो सकता है उसमें कुछ वाक्य ऐसे हो कि उनकी रचना आपको एक साथ जमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले चंद्रपुर गए थे, तो हमारे जो डेमोन्स्ट्रेशन वाले वक्ता वहां पर थे, उन्हें कुछ शब्दों को लेकर के थोड़ी डिफिकल्टी थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको वर्कआउट कर लिया, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा करी। उन शब्दों को लेकर के उन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा की थी। तो प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, क्योंकि टीचर्स के सामने यदि प्रोनाउंसिएशन की गलती होती है तो 10 टीचर बैठे हैं तो उनकी 20 आंखें आपको देख रही है और 20 कान आपको सुन रहे हैं, और वो अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग आपको सुन रहे हैं। सो हमें उतना तैयारी से जाना है, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, मान लीजिए आपने सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ लिया, देन कंटेंट समझ लिया, कंटेंट का सीक्वेंस समझ लिया, पहले क्या बताना है बाद में क्या बताना है, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो गए। अब सवाल यह है कि ये 3, 3.5, 4 पन्नों का जो मटेरियल है, ये बिना किसी कागज के हाथ में सिर्फ माइक रहेगा और वो वहां पर बोलना है, तो दिमाग में इम्प्रिंट कैसा? तो बहुत आसान है। अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि आपको उस टॉपिक में से जो समझा है उसका खुद का एक राइटअप बनाइए। 1 बार 2 बार यदि आप राइटअप बना लेते हैं ना, तो आप लिखी हुई चीज कभी खुद नहीं भूलते। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, चूंकि मेरे प्रोफेशन से वो रिलेटेड है। हम लोग एक बार जो पिटिशन ड्राफ्ट कर लेते हैं ना, उसको हम भूलते नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि उसमें कितने सारे थॉट्स, कितने सारे कागज हमने पढ़े हैं, कितना लॉ पढ़ा है, क्लाइंट के सामने बैठ करके डिस्कस किया है, देन वी हैव फाइनलाइज्ड इट इन अ पेपर। तो आप अपने हाथ से लिखा हुआ यदि खुद का ड्राफ्ट उस सेशन का बना लेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जिस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, वैसे हमारी ऑडियो विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। तो हम यदि अपना खुद का ऑडियो बना करके उसको यदि 4 बार सुनते हैं, खुद की आवाज में रिकॉर्ड किया हुआ, तो उसका भी एक इम्प्रिंट आपके ब्रेन पर बड़ा स्ट्रांग होता है। आप यदि अपने आप का वीडियो बना ले और अपने आप के वीडियो को भी आप 4 बार यदि देखें, तो उससे तो डबल फायदा हो जाएगा। एक तो आपके ब्रेन में वो इम्प्रिंट हो जाएगा कि एक कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू होते वक्त आप किन शब्दों को पहले उच्चारण करते हैं, किन शब्दों पर आप जोर देते हैं, किन शब्दों को आप हल्काई से लेते हैं, कहाँ आप गलतियां करते हैं। तो आप अपना वीडियो देखेंगे तो आप ही समझ जाएंगे कि कहाँ आप गलतियां करते हैं। तो उससे वो गलतियां आपकी परफॉर्मेंस के वक्त रिपीट नहीं होंगी। ये बेसिक चीजें आप कर सकते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब आप मान लीजिए इन सबसे आप तैयार हो गए, कॉन्सेप्ट, प्रोनाउंसिएशन, रिकॉर्डिंग, राइटिंग। अब स्टेज डेयरिंग के पायदान पर हम उतरते हैं। तो स्टेज डेयरिंग के पायदान का पहला बेसिक आज हमने डिस्कस किया कि हमको मिरर के सामने खड़े होकर के बात करना है। यदि हम अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं तो हम धीरे धीरे एक पायदान ऊपर चढ़ के कल पब्लिक से भी बात कर पाएंगे। तो स्टार्ट हम वहां से करें कि आईने में अपने आप को फेस करके अपने आप को वो सेशन सुनाएं। एक स्टेज आपने पार कर ली, तो दूसरी बार जब आप सेशन सुनाएंगे तो आप श्री माता जी को सुना सकते हैं, बिकॉज ये ज्यादा वर्कआउट कर सकता है। श्री माता जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर यूं समझिए कि श्री माता जी एक शिक्षिका और आप उन्हें सहयोग बता रही हैं, तो उससे क्या होगा, ये चीज सूक्ष्म में भी वर्कआउट होगी, क्योंकि प्रति माँ बैठी हुई है और वो यदि आपकी बात को सुनती है, आपके हृदय में यदि ये भाव है कि माँ मुझे करेक्ट करिए जहां पर मैं गलती कर रहा हूं या गलती कर रही हूं, तो आप धीरे धीरे इम्प्रोवाइज कर जाएंगे। श्री माता जी भी सूक्ष्म में आपको इम्प्रोवाइज करती रहेंगी। मैंने कई बार देखा है कि जिन म्यूजिशियंस को ठीक से गाना या ठीक से बजाना नहीं आता था, हमने ऐसी कई युवा शक्तियों को बोला कि आप सिर्फ श्री माता जी के सामने बजाइए। घर में प्रैक्टिस जब करेंगे तब श्री माता जी के फोटो के सामने बैठकर प्रैक्टिस करिए, या सेंटर पे आइए, सेंटर पे गाइए, सेंटर पे बजाइए। तो कई सारी युवा शक्ति ऐसी है कि जो बजाना भी ठीक से नहीं जानते थे, उन्होंने अच्छे सिंगर्स के साथ में बैठ करके प्रैक्टिस परफॉर्मेंस दिया हुआ है।
तो आप बिल्कुल श्री माता जी के सामने खड़े होकर के माँ को अपना सेशन जरूर सुनाएं और प्रार्थना करें कि श्री माता जी यू प्लीज वर्कआउट वॉट एवर डेफिशिएंसीज आर देयर इन योर सेशन। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आईने में तो बात कर लेंगे, कुछ सहयोगीस के सामने बात कर लेंगे, पर जब क्राउड हमारे सामने होता है ना, तब जो डर लगता है, तब जो पसीना छूटता है, या तब जो हार्ट धड़धड़ करने लगता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। और अच्छा, आप कोई डुप्लीकेट क्राउड आप डेवलप नहीं कर सकते। वो क्राउड तो क्राउड होता है, क्योंकि क्राउड लाइव होता है और क्राउड का जो रिएक्शन है वो आपको उनके फेस पर लाइव देखने को मिलता है। आप ठीक से बात कर रहे हैं तो लोग आपकी सुनते रहते हैं, आप ठीक से बात नहीं करेंगे तो पता नहीं कब कौन जेब से मोबाइल निकाल के व्हाट्सएप चेक करना शुरू कर देगा। तो इसके कारण क्राउड का जो डर है उसको अपने मन से निकालने के ये जो सारे पैरामीटर्स है, उसके सिवा एक और सुप्रीम पैरामीटर है जो एक अनुभव से आपको बता रहा हूं कि अपने ब्रेन में उस सेशन को पूरी तरीके से फिट कर लेंगे। अब उसको फिट कैसे करना है, आप अपनी एक मास्टर शीट बना लीजिए। मास्टर शीट कैसे बनाएंगे, आपके सेशन में जो प्रोमिनेंट पॉइंट्स है, मान लीजिए 4 पार्ट्स में आपका सेशन डिवाइड हो रहा है। अपना तो बहुत ही आसान है, मेडिकल एस्पेक्ट, प्रोफेशनल एस्पेक्ट, ध्यान से लाभ, अंत में ध्यान की विधि। आप अपनी मास्टर शीट में 4 पॉइंट्स में उसको लिख लीजिए। माने एक रजिस्टर के पन्ने पर सिर्फ 4 लाइन में आपका सेशन लिखा होना चाहिए। पहली 2 लाइन, बाद में 2 लाइन, बाद में 2 लाइन, बाद में 2 लाइन, और उसको इतने बड़े अक्षर में लिखिए कि आपने क्राउड की तरफ देखते देखते एक बार नजर आपके कागज पे डाली तो आपकी आंख से वो दिख जाना चाहिए। तो नहीं दिखा तो आप ऐसे एक बार उसको देखेंगे तो वो इंप्रेशन खराब हो। सो आपकी मास्टर शीट पे बड़े अक्षरों में आप उस कॉन्सेप्ट के बस इनिशिएटिंग वर्ड्स को यदि लिख ले तो आपका ब्रेन प्रिपेयर हो जाता है कि एक कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद मुझे दूसरे कॉन्सेप्ट कहां से उठानी है, किन शब्दों के साथ उठानी है, किन वाक्यों से उठानी है। तो इस मास्टर शीट को आप अपने पास में बनाकर रखेंगे तो आप किसी भी स्कूल में जाते वक्त, यदि सुबह 7 बजे या 7:30 बजे का सेशन है, आपको घर का काम निपटा करके जाना है, तो आप उस स्कूल में पहुंचने के बाद एक बार अपने मास्टर शीट को देख भी लिया तो सफिशिएंट। आप उसको मास्टर शीट को अपने पर्स में रख लीजिए और आप बोलना चालू कर दीजिए। वो मास्टर शीट फोटोग्राफ की तरह आपके ब्रेन में फंसी रहेगी। आप पहले कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पर जब उतरेंगे तब आपको आंखों से, खुली आंखों से आपको आपके मास्टर शीट्स के वर्ड्स याद आ जाएंगे। ये एक टेक्निक आप कर सकते हैं। अब कुछ एटिकेट्स माइक को लेकर के, मान लीजिए एक स्टैंडिंग माइक आपके सामने दिया हुआ है, तो आप माइक लगाते वक्त ही उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि यदि आपका युवा शक्ति या स्कूल का टीचर यदि माइक लगा रहा है तो यू जस्ट चेक इट आउट। आप अपनी बैठी जगह से चेक कर लीजिए कि माइक का आवाज सफिशिएंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी युवा शक्ति वॉलंटियर को बोल दीजिए कि सबसे पीछे जाके खड़े रहो और चेक करो कि आवाज ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीजें बाद में आप खड़े होने के बाद यदि चेक करेंगे तो ठीक नहीं लगता। सो इसको पहले ही चेक कर लीजिएगा कि ये ठीक से आवाज कर रहा है, नहीं कर रहा है, बात हो रही है, ठीक से नहीं हो रही है, इसको पहले। दूसरा, माइक से डिस्टेंस। अब एज अ पार्ट ऑफ जोक मैं आपको बताता हूं कि स्कूल में हमको बिल्कुल पता लगता था कि आज ये माइक किसने यूज किया हुआ है, क्योंकि जो टीचर इसको यूज करते थे वो जिस दिन इसको यूज करते थे वो अपने खर्रे का थोड़ा पोर्शन इसमें जरूर लगाते। माने इतना पास में वो पकड़ते थे कि कब इसको 2-4 बार चाट जाते थे, हमको समझ में नहीं आता। तो इतना पास में माइक कभी मत पकड़िए, इट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो माइक से थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखें। बहुत पास में भी नहीं होना चाहिए, बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए। सो माइक से थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखें। स्टैंडिंग माइक है तो वेरी केयरफुल, क्योंकि बात करते करते कभी आपने ऐसा कर दिया और वो कब हाथ लग जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो स्टैंडिंग माइक का भी आप थोड़ा सा ख्याल में रखिए कि उसको सफिशिएंट लोड है या नहीं, वो ठीक से खड़ा है या नहीं है। आपके हाथ में माइक दिया हुआ है तो क्या होता है, जब हम सेशंस में बात करते रहते हैं तब हमारा आवाज थोड़ा ऊंचे पट्टी में होता है। जब हम ध्यान पे आ जाते हैं तो आवाज नीचे हो जाती है। तो धीरे 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 हम कभी ध्यान में चले गए तो ये कब नीचे आ जाएगा पता ही नहीं लगता, और ये नीचे आ जाता है या तो इधर चले जाता है या तो इधर चले जाता है। तो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि जब आप ध्यान करवा रहे हैं तो आपका माइक आपके ही सामने रहना चाहिए, इसलिए आपको इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी आवाज जब नीची हो रही है तो माइक आपका पास में रहना चाहिए, इस पर भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अदरवाइज माइक के इंस्ट्रक्शंस सामने वाले को सुनाई ही नहीं दिए तो वो आधा सुन के आधा ही ध्यान करेगा। ये थोड़ा सा आपको ख्याल में रखना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट, आई कांटेक्ट। आप जब क्राउड से बात कर रहे हैं तो आपका सबके साथ में आई कांटेक्ट होना चाहिए।
कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बात करते करते यदि माला काकू मेरी बात अच्छे से सुन रही है तो मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, बाकी को भूल ही गया मैं। तो मैं उन्हीं की तरफ देख देख के गर्दन हिलाता हूँ कि हाँ आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उन्हीं को सारी स्टोरी सुना देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आई कांटेक्ट सबके साथ में होना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जब उनको डर लगता है तो वो नीचे भी नहीं देखते, सामने भी देखते, वो आसमान की तरफ देखकर बात करना शुरू करते। ऐसा बिहेव नहीं करें। आपको लगता है कि हम लोग ऐसा आगे देख रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पर पब्लिक है वो सब कुछ जानती है। आप जब डरते हैं तो पब्लिक समझ जाती है कि आप डर रहे हैं। तो यू हैव एन आई कांटेक्ट विद द पीपल। आप जब तक आई कांटेक्ट नहीं बनाते तब तक क्राउड पर इफेक्ट नहीं होता कि आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो श्री माता जी ने बताई है कि आपकी गर्दन को बहुत ज्यादा नहीं हिलाना है। श्री माता जी बताया कि जो लोग बहुत ज्यादा गर्दन हिलाते हैं मूलाधार से तो आप ठीक हो ही जाएंगे, तो ऐसा लगता है किसी के मूलाधार में कुछ गड़बड़ है इसलिए इतनी गर्दन हिला रहा है। तो ये बरोबर आप वीडियो में अपना चेक करिए कि कहीं हम बहुत ज्यादा तो गर्दन नहीं हिला रहे। तो बहुत ज्यादा गर्दन हिला करके वो लोग बात करते हैं जिनको अपनी बात पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, या तो फिर जिनकी बातों में अहंकार ज्यादा इन्वॉल्व था। श्री माता जी ने बताया है। तो बहुत ज्यादा नेक का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट, हैंड मूवमेंट्स। आप कुछ लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि मैं काफी सारी भाषण स्पर्धाओं में सहभागी होता था, तो एक बार उनका हाथ ऐसा चले गया तो वो वापस ही नहीं आता था। वो किसको हाथ दे रहे समझ में ही नहीं आता था कि कोई हाथ पकड़ लेगा तो पता नहीं होगा। तो आपके हैंड मूवमेंट्स भी जो है वो आप जिस चीज को बता रहे हैं उस बताती हुई चीज के साथ में मैच होने चाहिए। हाँ, यस कुछ मला वाटतं नेमकं आठवते, सांगणारी नाही पण होती काय असेच बोलायचे। दिस शुड नॉट बी द टेक्निक ऑफ पॉइंटिंग आउट फिंगर। तर तुमचे जे हँड मुवमेंट्स आहेत हे तुम्ही बोलत असलेल्या विषयाशी कोरिलेट झाले पाहिजे। तुम्ही हात नाही हलवले तेही चांगलं नाही, खूप जास्ती हात हलवले तेही चांगलं नाही। मग प्रॉपर हँड मुवमेंट्स कसे असावेत याच्यासाठी तुम्ही युट्यूबवरचे वेगवेगळे काय मोटिवेशनल स्पीच तुम्ही बघू शकता। त्या मोटिवेशनल स्पीच मध्ये स्पीकर्स ज्या पद्धतीने हाथ हलावतात, हाँ जिस प्रकार से हाथ हिलाते हैं उस प्रकार आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, कुछ चीजों को जो हमें अवॉइड करना चाहिए। आपने कई बार भाषण सुनते हुए सुनेगा, आज या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगणार आहे, या ठिकाणी आपण चर्चा करणार आहोत, या ठिकाणी ते आलेले या ठिकाणी। वो इतनी बार एक ही एक शब्द का उच्चारण करते हैं, या ठिकाणी, तो उसको अवॉइड कीजिए। शायद हमारी भी बोलने में ऐसा होता होगा कि कुछ शब्दों को हम बार बार रिपीट करते हैं। तो वैसा यदि आपके ऑडियो या वीडियो में आ रहा है तो उसको कॉन्शियसली डिलीट कीजिए। लास्ट और सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया उपाय, एडलेट की एक पूजा है, आई थिंक 91 या पिछले साल की पूजा है, मुझे पता नहीं। श्री माता जी ने उसमें बोला है कि आपको जब भी दिमाग का ज्यादा काम पड़ता है ना, तो इस प्रोग्राम में पड़ता है, दिमाग का जरा ज्यादा काम पड़ता है। तो श्री माता जी ने कहा है कि सहयोगियों को जब अपने थॉट्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, डर यदि सता रहा हो, अपने ही कॉन्ट्ररी थॉट्स यदि हमारे अंदर आ रहे हो, तो श्री माता जी से प्रेयर करें कि श्री माता जी प्लीज कम इन माई ब्रेन, मेक योर परमानेंट रूम इन माई ब्रेन, प्लीज गवर्न द थॉट्स इन माई ब्रेन, प्लीज चैनलाइज द थॉट्स इन माई ब्रेन। तो हम इस प्रेयर को श्री माता जी को कर सकते हैं कि श्री माता जी शिक्षकों को सहयोग बताने के लिए प्लीज कम इन माई ब्रेन, प्लीज गवर्न माई ब्रेन, प्लीज चैनलाइज माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क को, मेरे विचारों को, मेरे विचारों के प्रतिबिंब को, एक्सप्रेशंस को इस तरीके से बुन दीजिए कि आपका विचार या आपका ज्ञान उन तक पहुंचाया जा सके। तो आप लोगों ने इन सारे टेक्निक्स पर आप गौर करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। जय श्री माता।